Hello everyone, welcome to the Advanced Learning by RK Sir. Advanced Learning by RK Sir के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक भारतीय संसद का। आज का हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक उसका नाम होगा भारतीय संसद। देखो संसद का ये पहली बार जान लो, कम से कम ये 10 सेट आएंगे। भारतीय संसद के जो सेट आएंगे वो मिनिमम 10 सेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपका ये जितने भी मतलब ये सीएजी है, चुनाव आयोग है, मतलब सारी चीजें मैंने एक में कंपाइल करके 10 सेट बनाए हैं, ठीक है। ये हमारा सेट नंबर 1 है, ये हमारा क्या है, सेट नंबर 1 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और अगर आपने आरके सर के थ्योरी लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप एमसीक्यूज करने का कोई मतलब नहीं है, पहले आप थ्योरी लेक्चर देखो तब एमसीक्यूज करो। डेली के डेली थ्योरी लेक्चर्स देखा करो, ठीक है। कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ठीक है। ओके गाइस, तो लेट न करते हुए शुरू करते हैं हम। हमारे स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसन्नता के फलस्वरूप दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसन्नता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज का कार्यालय ऐसा है जो आयोजित किया जाता है। मतलब पूछना ये चाहता है कि ऐसा कौन सा ऑफिस है जो राष्ट्रपति की प्रसन्नता से स्वरूप रहता है। तो आपको पता होना चाहिए। देखो उपराष्ट्रपति नहीं, ये तो निर्वाचित किए जाते हैं, इनका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, इसके बाद इनको हटाने के लिए क्या है, राज्यसभा से महाभियोग लाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल दोनों सदनों के द्वारा जो है इनको महाभियोग, दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग ला करके हटाया जाएगा, ठीक है। दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग लाया जाएगा तब इनको हटाया जाएगा। तो यानी अभी क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्या कह रहा है, राज्यों के राज्यपाल। इससे पहले देख लेते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। तो यूपीएससी के अध्यक्ष भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो देखो राज्यों के राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के अधीन रहता हुआ पद है। क्या है, राष्ट्रपति के चाहते पद है, राष्ट्रपति का चाहत वाला पद है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो ये रहेंगे, राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तो ये नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि एक बार पूछता है कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा कि किस आर्टिकल से करते हैं तो वो होता है 155। क्या होता है, तो 155, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा ऑप्शन ये होता है, दूसरा कहता है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति हटाते हैं, तो वो होता है 156। यानी 155 से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और 156 से राष्ट्रपति इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के कमेंट आए थे कि मेरी मतलब जो स्पीकिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं प्रयास करता हूँ आज के वीडियो में इसको स्लो रखने की। इससे होता क्या है ना यार कि वीडियो बहुत लंबा खींच जाता है, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 155 से प्रेसिडेंट राज्यपाल को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, 156 से हटा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे स्क्रीन पर आज का हमारा अगला लेक्चर हमारे स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि भारत के मैं सेकंड क्वेश्चन तो लगाऊं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसकी बात हो रही है, सीएजी महोदय की बात हो रही है। किसकी हो रही है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो ये किसको नियुक्त करते हैं, सबसे पहली चीज इसको नियुक्त करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय। किस आर्टिकल से करते हैं, आर्टिकल 148 होता है। आर्टिकल 148 द्वारा राष्ट्रपति क्या करते हैं, सीएजी को नियुक्त करते हैं। सीएजी करता क्या है, सीएजी क्या करता है कि देखिए ये क्या करते हैं, हमारे लोक लेखा, सीएजी क्या करते हैं, घोटाले इत्यादि की रिपोर्ट बनाते हैं, घोटाले इत्यादि की रिपोर्ट बनाते हैं। और घोटाले इत्यादि की रिपोर्ट किसको देते हैं, ये देते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को। किसको देते हैं, राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय को देने के बाद क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति महोदय को देने के बाद ये क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति महोदय देते हैं लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति या फिर क्या कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी लाती है संसद में इसको। और इस जो ये कमेटी होती है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इसका नेता जो होता है वह हमेशा विपक्ष का होता है। नेता कहाँ का होता है, विपक्ष का होता है। अब इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि भैया ये क्या करेगा ना, ये संसद में चिल्लाएगा। क्या चिल्लाएगा, लो जी लो, हो गया घोटाला, लो जी लो, हो गया घोटाला, ठीक है। तो देखो इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पे देखो लोकसभा अध्यक्ष की बात कहता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह जो सदन के सदस्य, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं
उन्हीं के लोगों द्वारा चुन लिया जाता है, यानी यह निर्वाचित पद होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, योजना आयोग के अध्यक्ष। तो योजना आयोग तो देखो अब नहीं होता है, अब हमारे यहाँ होता है नीति आयोग। हमारे यहाँ क्या होता है, नीति आयोग। ठीक है, लेकिन योजना आयोग कब बना था, एनसी नेगी की अनुशंसा पर बना था। ठीक है, फिर वित्त मंत्री तो आपको पता ही है, कैबिनेट का सदस्य है, कौन नियुक्त करेगा, कौन नियुक्त करेगा, माननीय राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, हमारे स्क्रीन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की सभी कार्यकारी शक्तियां किसके साथ निहित हैं। भारतीय संविधान की सभी कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो किसके साथ निहित हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के संविधान की सभी कार्यकारी शक्तियां किसके साथ निहित हैं। तो देखो, भारतीय संविधान की सभी कार्यकारी शक्तियां किसके साथ निहित है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिमंडल। तो देखो, जब पूछा है कि संसद की सभी कार्यकारी शक्तियां, तो कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। प्रधानमंत्री के पास क्या है, विधायी शक्तियां हैं। ठीक है, राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मंत्री जो होता है वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है मिस्टर किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार है। किसके प्रति, संसद के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, अब कहता क्या है कि देखो, अब आगे देखते हैं हमारे स्क्रीन पर अगला सवाल। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है आपकी कहां से, यह प्रक्रिया ली गई है अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से लाया गया है, ये होता है यूएसए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 161 के तहत आता है। कहां से आ सकती है, लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं से भी ला सकते हैं, चाहे लोकसभा से लाइए चाहे राज्यसभा से लाइए। आर्टिकल 161 के तहत आता है। कहां से लिया है हमने इसको, यूएसए से लिया है। अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन में बहुत सारे कंट्रीज के नाम लिखे हैं और इन सारी कंट्रीज से हमने कुछ ना कुछ ले रखा है, तो उसको भी जानना जरूरी है। तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एकदम फास्ट वे में कवर करा देता हूँ। ठीक है, फास्ट वे में कवर इससे कराऊंगा क्योंकि मैंने कई बार कवर कराया है। तो देखो, यहाँ पर दिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय कार्य प्रणाली। सबसे जरूरी जो चीज है वो मैं बता रहा हूँ, संसदीय कार्य प्रणाली। ठीक, दूसरा हमने क्या लिया इनसे, दूसरा हमने इनसे लिया है मिस्टर ब्रिटेन से एकल नागरिकता, जो पूछा जाता है पेपर में, ये पूछे जाते हैं पेपर में। एकल नागरिकता हमने कहां से लिया है, तो एकल नागरिकता हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, उसके बाद कहता है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा हमने कहां से लिया है, तो ये हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ से। सोवियत संघ को क्या कहते हैं, अब हम रसिया कहते हैं। ठीक है, या रूस कहते हैं। तो यहां से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिया है। क्या लिया है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने कहां से लिया, यहां से लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया है, पंचवर्षीय सिद्धांत लिया है। पंचवर्षीय सिद्धांत लिया है इनके पास से। ठीक है, उसके बाद हमने इनसे क्या लिया है, उसके बाद हमने इनसे लिया है समाजवाद का सिद्धांत। समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में होता है, और उससे ये हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे फ्रांस वाला हल्का सा बताना है, जिसके लिए मेरे पास जगह होनी चाहिए। आप नोट्स बना करके नोट्स करते चलोगे तो अभी आपको फायदा मिलेगा, वरना कोई मतलब नहीं है इसको करने का। ठीक है, अरे रफ हो जा भाई जल्दी से, तो समाजवाद को पकड़े बैठ गया है। तो भाई देखो, रफ नहीं हो रहा है ये। चलो मैं देखता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे स्क्रीन पर हमारा है फ्रांस। हाँ, फ्रांस से क्या लिया हमने, फ्रांस से क्या लिया, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने लिया है गणतांत्रिक व्यवस्था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि हमने जो है उद्देशिका में समाजवाद, अखंडवाद, धर्मनिरपेक्षता, जो कि मैं आपको बता रहा था कहाँ से, 42वां संविधान संशोधन 1976 से यहाँ से जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से नहीं बता पाया हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पॉकेट वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए किसी भी बिल को रोक सकते हैं। किसी भी बिल को पॉकेट वीटो के तहत
तहत भारत के राष्ट्रपति कितने अवधि के लिए रोक सकते हैं। तो जब ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये जानना है कि मतलब वीटो पावर क्या होती है। ठीक है, पहले तो वीटो पावर पता होनी चाहिए। तो मैंने वीटो पावर आप लोगों को बता रखा है कहां पर, राष्ट्रपति चैप्टर में, राष्ट्रपति चैप्टर में बता रखा है। उसके बाद आरके सर ने भी जहां थ्योरी पढ़ाई होगी तो बताया होगा। तो मैं एक बार यहां पर फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि राष्ट्रपति के पास कितने वीटो होते हैं, 3 वीटो होता है। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो होता है। कौन सा होता है? एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के बाद कौन सा होता है? एक वीटो और आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव, टोटल 3 होते हैं। सस्पेंसिव वीटो होता है। उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद होता है पॉकेट वीटो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि पूछ क्या रहा है कि किसी भी बिल को, तो किसी भी बिल को पूछा है तो संविधान संशोधन बिल या फिर धन विधेयक तो बोला नहीं है, तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित समय के लिए। राष्ट्रपति कितने दिन के लिए रोक सकते हैं? अनिश्चित समय के लिए। बेसिकली यह साधारण बिल के बारे में बात कर रहा है। जब बिल का नाम नहीं दिया है तो साधारण बिल की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। एब्सोल्यूट वीटो ये होता है कि आपका क्या होता है कि देखो इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा जो संसद से पारित होकर के अधिनियम आया होगा या बिल आया होगा उसको ये रोक लेगा, अनुमति ही नहीं देगा, रोक लेगा। ठीक है, और सस्पेंसिव में क्या होगा? सस्पेंसिव में कहेगा भाई ले जाओ, वापस ले जाओ और पुनः सुधार करके ले आना। क्या करके ले आना? पुनः सुधार करके। जब आप लोग भी बचपन में छोटे रहोगे यार, तो क्लास में जब वर्क नहीं करते होगे सही से, तो मैडम किए हुए वर्क पे लिख देती होंगी, या मैडम या सर जो भी आपको पढ़ाते हो, कि पुनः सुधार करें। ठीक है, उस तरह से राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है और क्या देता है? भाई पुनः सुधार करके ले आओ, सोच विचार करके ले आओ। लेकिन 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 क्या है कि अब अगर संसद ने दोबारा इस पर विचार विमर्श किया और फिर भेज दिया मिस्टर प्रेसिडेंट के पास, तो मिस्टर प्रेसिडेंट अब मना नहीं कर सकते कि हम इसको नहीं करेंगे। अब मिस्टर प्रेसिडेंट को ये करना ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं गाइस हमारा अगला वीटो, पॉकेट वीटो क्या है। पॉकेट वीटो ये है कि जब ना ये रोक रहे हैं ना ये साइन कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? चुपचाप अपने जेब में रख लिया। कहां रख लिया? जेब में रख लिया। तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, तो यहां पर साधारण बिल की बात कर रहा है, तो साधारण बिल में क्या होता है? आपका अनिश्चित समय के लिए रोक लेगा एब्सोल्यूट वीटो लगा करके। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पीआर जो लिखा है ना, पीआर, ये जो है आपका पीआर नहीं होगा, ये आपका होगा पर। मैंने क्वेश्चन छोटे कराए हैं इस नाते क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में दिख जाएं। तो यहाँ देखो ये पर होगा, ये पर होगा। पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। तो भैया देखो ये तो बिल्कुल सही है कि आपके संसद के दोनों सदस्य होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर नामित सदस्य भी होते हैं, याद रखना यहाँ पर नामित सदस्य भी होते हैं। जबकि हमारे मिस्टर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था? राष्ट्रपति के चुनाव में नामित सदस्य नहीं होते थे। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता था कि नामी सदस्य हमारे नहीं होते थे, लेकिन इनके में क्या होता है? नामित सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और इनके में क्या होता है? राज्य विधानसभा के लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। किसके में? मिस्टर उपराष्ट्रपति में। राज्य विधानसभा के लोग क्या हैं? वो हिस्सा नहीं लेंगे। राज्य विधानसभा हिस्सा नहीं लेगी, नामित वाले हिस्सा लेंगे। याद रखना वहां पे नामित वाले हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के लोग हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर राज्यसभा विधानसभा के लोग हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला लाइन क्या कह रहा है? संविधान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चुप रहता है जो रिक्ति की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करे। तो यहां पर देखो कहना ये चाह रहा है ये कि संविधान जो है, भारत के संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि यदि उपराष्ट्रपति का कार्यालय खाली है, उपराष्ट्रपति का कार्यालय क्या है? खाली है, तो वो कोई भी कारण हो सकता है उपराष्ट्रपति बाहर गए हो सकता है उपराष्ट्रपति की तबीयत सही ना हो। ठीक है, तो उन स्थितियों में कोई दूसरा व्यक्ति उनका कार्यभार लेगा, ऐसे किसी व्यक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो ये भी बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है। देखो राष्ट्रपति के बारे में तो कहा गया है, क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति आ जाएगा। अगर ये दोनों लोग नहीं रहेंगे तो आपके मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेंगे तो इनके नीचे जो सीनियर जज होंगे उनको जो है हमें बैठा देना है। ठीक है, यानी यहाँ पर तो राष्ट्रपति के बारे में तो बात किया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में इस पूरे संविधान में कहीं बात नहीं किया है। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि
कितने बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है, कितने बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। यहाँ पर दिया है 3, 5, 7 और कोई सीमा नहीं। तो भैया देखो, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, वो जितनी बार उनकी बहुमत वाली पार्टी, जितनी बार वो, जैसे प्रधानमंत्री क्या है, चाहे जितनी बार बन सकते हैं, अनिश्चित समय के लिए बन सकते हैं, निर्धारित नहीं है। अब देखो, आप ये मत कह देना कि कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं, मैं कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसका कार्यकाल, और दूसरी चीज, यार प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता है, ये सदन का कार्यकाल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की योग्यता के बारे में पूछा है, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता के बारे में यहाँ पर पूछा है सवाल, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता के बारे में जब सवाल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देना है जवाब, कि कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, कोई भी सीमा क्या है, निर्धारित नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर मैं बता रहा था क्या, हाँ, ये जो है सदन के कार्यकाल की बात करता है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात नहीं करता है, ठीक है। इसी तरह भारत में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए भी चाहे जितनी बार आप चुने जाइए, ठीक है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए अनिवार्यता क्या है, अनिवार्यता ये है कि 25 साल की उम्र पूर्ण कर चुका हो, 25 साल उम्र पूर्ण कर चुका हो, कहीं ना कहीं सदन में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, इसका मेंबर हो। अच्छा, मान लिया मेंबर नहीं है, तो 6 माह के अंदर मेंबर बनना होगा। जब ये चुन लिया जाएगा तो 6 माह के अंदर मेंबर बनना रहेगा। कब तक रहेगा सदन में, जब तक कि इसकी पार्टी बहुमत बनाई हुई है। जो लोग इसको नेता चुन रहे हैं, जो लोग नेता चुने हैं इसको, जब तक वो बहुमत में रहेंगे तब तक ये मिस्टर प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि पीएम मोदी देखो, अभी 2 बार तो पीएम बन चुके हैं, पीएम मोदी अभी 2 बार पीएम बन चुके हैं, हो सकता है अगली बार भी बने तो 3 बार हो जाएगा, हो सकता है अगली बार भी बने तो 4 बार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करते हुए ये चाहे जितनी बार भी पीएम बन सकते हैं। ऐसे ही पीएम मान लो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह ने भी 2 टाइम पूरा किया था, पूरा हो सकता है इस बार मनमोहन सिंह आ जाए तो इनका तीसरा टाइम हो जाएगा। ये हो सकता है ये ना भी आए, हो सकता है ये भी ना आए, कोई अलग बंदा आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूं, तो डिटेल में आप नोट करते चला करो, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, भारत में कोई भी व्यक्ति अनिश्चित समय तक, अनिश्चित बार मतलब कि कोई निर्धारण नहीं है इसका कि कितनी बार कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति स्थल किससे संबंधित है। अगर किसी ने टेस्ट 11 दिया होगा, टेस्ट 11 जो हमारा टेस्ट सीरीज था, अगर किसी ने ये टेस्ट दिया होगा तो उसे ये क्वेश्चन मिला होगा। तो यहाँ पर देखो, ये संसद का हिस्सा है, ठीक है, और है भी, बिल्कुल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है श्रीमती इंदिरा गांधी जी से। किससे संबंधित है, श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये क्या है, इनका मेमोरियल है, इनका मेमोरियल है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद में यह बनवाया गया है शक्ति स्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं, राजीव गांधी। राजीव गांधी जी का कहां पर है, राजीव गांधी जी के मेमोरियल को कहते हैं वीर भूमि। क्या कहते हैं, वीर भूमि कहते हैं, वीर भूमि राजीव गांधी जी के स्थल को कहते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जी वाले को क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी वाले को कहते हैं राजघाट। राजघाट आप कई बार सुने होंगे, राजघाट पे धरना, राजघाट ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, दिल्ली में। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं, शांति वन कहते हैं, शांति वन कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, आगे आपको बताना है कि चौधरी चरण सिंह वाले को क्या कहते हैं, चौधरी चरण सिंह की याद में जो बनाया गया था उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था तो भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, आर्यन थापोर, गोविंद बल्लभ पंत, वीके कृष्ण मेनन, जगजीवन राम। तो उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे। अच्छा, मान लिया पूछ लिया कि राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे मिस्टर कौन, राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे आपके मिस्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री तो आपको यार देख के आ जाना चाहिए क्या, कि 1962 का समय है तो कौन थे, जेएल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे, जेएल नेहरू। इस तरह के क्वेश्चन पूछा है उसने, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए, जेएल नेहरू, ठीक है। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है।
स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? एमसी सीतलवाड़ थे कि भीमराव अंबेडकर थे कि कैलाश नाथ काटजू थे कि आपके रफी अहमद किदवई थे? तो ये आपके थे आपके मिस्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अच्छा, ये क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है आपके किस समय की? ये बात हो रही है अंतरिम सरकार की, यानी स्वतंत्र भारत है और भारत स्वतंत्र हो चुका है, उसके बाद क्या किया जा रहा है? अभी क्या किया जा रहा है कि इन लोगों को जो है अब भारत के लोग अपनी सरकार बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली सरकार जो बनी थी उसमें कौन था? भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ लोगों के नाम, जैसे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? ये आपके थे गृह मंत्री। याद रखना इस चीज को, ये ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। कौन थे? गृह मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जेएल नेहरू। जेएल नेहरू जो थे वो पीएम भी थे और साथ ही साथ थे विदेश मंत्री। क्या थे? विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री थे। ये अंतरिम सरकार का मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह, बलदेव सिंह कौन थे? हमारे रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। उसके बाद जो थे आसिफ अली रेल मंत्री थे। ये सारे नाम नोट कर लेना यार। आसिफ अली, ये कौन थे? ये हमारे रेल मंत्री थे। आसिफ अली हमारे रेल मंत्री थे। उसके बाद कौन थे? उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि आसिफ अली के बाद जान मथई। जान मथई जो थे वो जान मथई, ये कौन थे? हमारे वित्त मंत्री थे। जान मथई जो थे वो वित्त मंत्री थे। जान मथई वित्त मंत्री थे नहीं, वाणिज्य मंत्री लिखो इसको। इसको वाणिज्य मंत्री लिखो, क्योंकि वित्त मंत्री तो यार वो थे ना, क्या नाम है, लियाकत अली खान। ये वाणिज्य मंत्री थे। और ये कौन थे? लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान जो थे, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान भी जो थे वो हमारे थे वित्त मंत्री। तो इतने मंत्रियों के नाम मैंने बता दिए। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। गलत करके आओगे तो आप जिम्मेदार हो, सही करके आओगे तो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, मैंने सारी चीजें बता दी हैं कि कौन कौन मंत्री था, कैसे कैसे था। ठीक है, अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग आता है? परमाणु ऊर्जा विभाग इसमें से किसके अंतर्गत आता है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग जो हमारे देश का है वो किसके अंतर्गत आता है? हमारे देश का परमाणु ऊर्जा विभाग हमारे देश के प्रधानमंत्री के अधीन आता है। याद रखना है इस बात को। क्या याद रखना है? कि प्रधानमंत्री के अधीन आता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो केवल और केवल किसके अधीन आते हैं? प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं। मतलब वो सारे विभाग किसके अधीन है? प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पास क्या क्या है? जैसे प्रधानमंत्री आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। नीति आयोग क्या है? भारत सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन से? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद ये मैं डिस्कस करूंगा जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्कस करूंगा तब। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके माननीय प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है। जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद किसके होते हैं? एकीकरण आयोग के। एकीकरण आयोग, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं यार, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो। उसके बाद क्या पूछ रहा है? अंतरराज्यीय आयोग, अंतरराज्यीय आयोग भी बनते हैं। ठीक है, अंतरराज्यीय आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय वाला जो है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के चेयरमैन कौन होते हैं? ये सारे चेयरमैन होते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के महान न्यायवादी जो नियुक्त किए जाएंगे वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? मिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है भारत के महान न्यायवादी की। अच्छा, इसके लिए आर्टिकल कितना है? आर्टिकल नंबर है 76। याद रखना इस चीज को, आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल नंबर 76 से राष्ट्रपति क्या करते हैं? महान न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 76 में, तो ये आर्टिकल 72 में है यार। ये आर्टिकल 72 में, यहाँ कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी, लेकिन याद रखो 76 किसके लिए है? सीएजी के, महान न्यायवादी के लिए। आर्टिकल 148 सीएजी के लिए है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। कौन से संसद के सदस्य किसी भी सदन के व्यवसाय में हिस्सा ले सकते हैं? कौन से गैर सदस्य संसद के किसी भी सदन के व्यवसाय में हिस्सा ले सकते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्या है ना कि व्यवसाय वगैरह सब दे दिया है और हिंदी में पूछा हुआ सवाल है। हिंदी में ऐसे ही सवाल आते हैं यार। ठीक है, तो देखो ये सबसे बड़ी चीज कहना क्या चाहता है प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा मेंबर है जो सदस्य संसद का मेंबर तो नहीं है लेकिन उसके किसी भी सदन में हिस्सा ले सकता है? व्यवसाय को तो हटा ही दो। ठीक, तो उपराष्ट्रपति नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा के हेड होते हैं। सॉलिसिटर जनरल
ये आते हैं महान न्यायवादी, ये भी आते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल और महान न्यायवादी दोनों ऑप्शन सही होगा इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कि महान न्यायवादी मोस्ट अप्रिशिएट आंसर है। मोस्ट अप्रिशिएट आंसर क्या है? महान न्यायवादी है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी सदन में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महान न्यायवादी लगा करके आना, लेकिन वैसे सॉलिसिटर जनरल भी जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश के रक्षा बलों के प्रमुख कमांडर कौन होते हैं? तो देश के रक्षा बलों के प्रमुख कमांडर कौन है? ये सबको पता है, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं? हमारे देश के सेनाओं के प्रमुख कमांडर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी को उपस्थित होने की शक्तियां हैं। भारत के महान न्यायवादी के उपस्थित होने की शक्तियां हैं। तो भैया भारत का महान न्यायवादी मैंने अभी अभी बताया, किसी भी न्यायालय में जा सकता है, किसी भी न्यायालय में किसी भी सदन में जा सकता है। वह सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। और ये होता क्या है, जो केंद्र सरकार है ना, इसका वकील है, ये केंद्र सरकार का वकील है। जैसे आप लोग वैकेंसी के खिलाफ जब जाते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तरीके के सुनते हो ना आप लोग, तो वहां पर जाता है ये महान न्यायवादी, किसके पक्ष रखने? सरकार का पक्ष रखने। ठीक है, चीन के संसद को किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय जनता कांग्रेस, चीन की लोकतंत्र सभा, चीन की राष्ट्रीय संसद, नेशनल असेंबली। तो चीन की संसद को हम क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल कांग्रेस, यानी राष्ट्रीय जनता कांग्रेस, यानी नेशनल। ये लाइन हिंदी में गलत हो जाएगी, ये ट्रांसलेशन जिसने भी किया था गलत हो जाएगा। नेशनल पीपुल कांग्रेस, ये हिंदी होनी चाहिए, नेशनल पीपुल कांग्रेस। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ये कहते हैं चीन की संसद को कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? लाभ का पद कौन तय करेगा? लाभ का पद जो होगा वो तय करेगी हमारी कौन? संसद। हमारी संसद तय करती है। हमारी संसद क्या करती है? लाभ का पद तय करती है। लाभ का पद कौन तय करेगा? भारत की संसद तय करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा 2 साल में एक बार भंग होती है, हर 5 साल पर गठित होती है, हर 6 साल में भंग हो जाती है, विघटन का विषय नहीं है। तो ये तो आप सभी को पता है। क्या पता है कि हमारी जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है। हमारी राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है। और अपर हाउस का विघटन कभी नहीं हो सकता, विघटन नहीं हो सकता, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो दो साल पर भंग करने की बात कर रहा है, 2 साल पे भंग तो नहीं होते हैं, लेकिन हमेशा 1/3 सदस्य क्या होते हैं? बदले जाते हैं, रिटायर होते हैं, और 1/3 नए सदस्य आते हैं। अच्छा, इसमें कहां से सदस्य आते हैं? देखो, इसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति नामित करते हैं कितने? 12 सदस्य। राष्ट्रपति जब कहां से नामित करते हैं? 12 सदस्य। कहां से नामित करते हैं? क्लास याद कर लेना, क्लास। ठीक है, ये सी भूल जाना, यानी ये लिटरेचर हो गया, साहित्य, आर्ट, साइंस, और ये सोशल वर्क, इन लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कहां पर? आर्टिकल 80 के तहत जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कहां पर? राज्यसभा में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट हमेशा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? मतलब किस चीज में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो क्वेश्चन में कह रहा है लोकसभा के, राज्यसभा के, आपका क्या कहते हैं, संसद का संयुक्त सत्र या केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। तो ये होता है आपका लोकसभा में। कहां होता है? लोकसभा में। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ये बिल पेश किया गया, ये बिल पेश हुआ, और बिल पेश होने के बाद क्या हुआ? पास नहीं हो पाता है। क्या होता है? पास नहीं हो पाता है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा अगर ये बिल पास नहीं होता है। यानी अगर आपका लाया हुआ बिल नहीं पास हो रहा है तो इसका मतलब कि आप बहुमत में नहीं हो, आपसे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा में सीटों का राज्यवार आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किस वर्ष तक बरकरार कर दिया गया है? लोकसभा की सीटों पर राज्यवार आवंटन जो है वो 1971 की जनगणना के आधार पर बरकरार कर दिया गया है। कब तक ये बरकरार किया गया है? ये बरकरार किया गया है आपका 2026 तक। 2026 तक। देखो, इसमें ये कहा गया है कि जब आपकी जो अगली चुनाव होगी ना, जो जनगणना होगी आपकी, कब होगी जनगणना? अभी 2021 में हो रही है। 21 के बाद कब होगी? 31 में होगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि 2021 वाली 2026 तक के लिए सीटों को क्या किया गया है? फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज मतलब क्या किया गया है? इसमें 1971 के तहत कह दिया गया कि आप क्या करोगे, 2026 तक कोई भी सीटें नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, अच्छा, ये सीटें बढ़ाता घटाता कौन है? ये घटाता बढ़ाता है परिसीमन आयोग। कौन घटाता बढ़ाता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग घटाता बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा,
अच्छा ये चीज, हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा जब आपको आगे जो है डिस्कस करेंगे टॉपिक हम, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे मैं चीजें बताऊंगा संसद के बारे में। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है उच्च सदन में, निचला सदन में या फिर विधानसभा में। तो भारत सरकार का जो वित्त विधेयक होगा ना वो कहाँ जाएगा, तो भारत सरकार का वित्त विधेयक हमेशा हमेशा पेश किया जाएगा कहाँ पर, लोअर हाउस में। लोकसभा क्या होती है, लोकसभा जो होती है वो क्या कहते हैं, लोअर हाउस होती है। तो लोअर हाउस मतलब हो गया निचला सदन, यानी निचले सदन में हमारा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। और वित्त विधेयक और धन विधेयक का निर्धारण कौन करते हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय। लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो निर्धारित कर देंगे कि यह विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। तो कौन सा आर्टिकल होता है धन विधेयक का, धन विधेयक का आर्टिकल होता है 110 आर्टिकल। अच्छा, इस धन विधेयक को पेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धन विधेयक या वित्त विधेयक को पेश करने के लिए हमें मस्टर राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है, ठीक है। अब क्या रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके हटाया जा सकता है, कार्यालय से हटाया जा सकता है। यानी क्या कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री मिलकर के निर्णय लें, यदि संसद के दोनों सदन मिलकर के प्रस्ताव को पारित कर दे, तो लोकसभा के अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही हटाया जा सकता है। यदि क्या किया जाए, यदि लोकसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, क्या कर दे, यदि लोकसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा ही प्रस्ताव पारित करेगी और वहां से उनके कार्यकाल पे हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आज हमने टोटल डिस्कस किए 22 क्वेश्चन। आप लोग अपने 22 में से स्कोर, जैसा कि मैं सबसे पहले वीडियो में बता रखा हूं कि आपको ऐसे नंबरिंग कर लेनी है, और मैं वैसे डिस्कस करता हूं 25 क्वेश्चन, लेकिन आज 3 क्वेश्चन कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे नंबरिंग करके चले जाना है, अपना सही मेरा सही मिलाना है। हो सकता हो आपका सही हो जाए फिर मेरा आपका गलत हो जाए फिर मेरा सही हो जाए। तो यहाँ पर आपको कितने सही किए कितने गलत किए उसको लिख लेना है, ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो आप लोग। तो गाइस देखो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से एमसीक्यूज करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपके इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे से एमसीक्यूज सीरीज चल रही है और धीरे धीरे अब हम पॉलिटी को कवर करते हुए खत्म करने के कगार पे भी आ चुके हैं। 2-4-10 लेक्चर, अच्छा हाँ सॉरी 10 सेट तो यार इसी के आएंगे, नियर अबाउट 8 से 10 सेट, 8 सेट या फिर 10 सेट मैं कह सकता हूँ इसके आएंगे पॉलिटी के संसद के, जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे जो हमें करना होगा, ठीक है। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो फिर कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसा लग रहा है, कहां तक पहुंच पा रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और रह गई बात क्या कहते हैं, अगर आपको पता चल ही चुका होगा कि हमारी जो है आज जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की डेट है आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आज की डेट, आज की डेट है हम लोगों की जुलाई 24 जुलाई 2020। तो 24 जुलाई 2020 को शाम 8 बजे से 9 बजे तक, शाम 8 से 9 बजे तक आपको मिलने वाली है गूगल मीट पर एक मीटिंग, हमारे चैनल की एक मीटिंग होने वाली है, कहां पर, गूगल मीट पर। तो गूगल मीट पर इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है। और अपना व्यू जरूर दीजिएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सारी चीजें, ठीक है। आज गूगल मीट पे बहुत सारी बातें करेंगे, आप लोग आना मत भूलना।